इसका मऊ जिला, जिसके लिए कहा जाता था कि यहां पर मुख्तार अंसारी का ऐसा आतंक था कि मुख्तार के नाम से लोग भय से कांपते थे। वो जिसे चाहता उसे उठवा लेता, जिसे चाहता उसकी हत्या करवा देता, जो उसके रास्ते में आता मतलब उसका जीवन मुश्किल हो गया। उसके परिजनों के साथ क्या होगा, उसके खुद के साथ क्या होगा, ये उसको खुद को भी नहीं पता होता था। 2009 में 29 अगस्त के दिन एक घटना घटती है। मन्ना सिंह, जो कि अपने क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव रखते थे, लोग उनका सम्मान करते थे, काफी मानते थे लोग उनको, वो जब मुख्तार को लगता है कि उसके रास्ते में आ रहे हैं, वो मुख्तार से डरते नहीं हैं, तो मुख्तार दिन दहाड़े उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलवाता है। 29 अगस्त को एक परिवार में ऐसा मातम फैलता है कि लोग उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन 2012 में मुलायम सिंह यादव की सरकार फिर से आती है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। मामला मऊ के निचले कोर्ट में पहुंचता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। उसके बावजूद अशोक सिंह, जो कि मन्ना सिंह के छोटे भाई हैं, वो लगातार अपने भाई के लिए इंसाफ मांगने के लिए लड़ते हैं। वो मुख्तार से लड़ते हैं, उसके गुर्गों से लड़ते हैं और उस हर अपराधी से लड़ते हैं जो मुख्तार के लिए काम करता था। वो ना अपनी जान की परवाह करते और ना ही वो किसी और चीज को देखते, उन्हें सिर्फ अपने भाई के लिए इंसाफ चाहिए था। लेकिन क्या अब तक उन्हें इंसाफ मिला? 2022 में वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और मऊ में हालांकि उनकी चुनावी हार होती है, लेकिन लोगों का उनके साथ समर्थन भी देखने को मिलता है। आज हमारे सिंह अशोक सिंह जी मौजूद हैं, उनसे हम खुद जानेंगे कि 2017 से पहले मऊ के क्या हालत थे, यहां पर गुंडागर्दी का राज कैसा था। अशोक सिंह जी, आपका स्वागत है ग्लोबल। धन्यवाद सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि 2017 से पहले, या हम सीधे 2009 की और 2005 की बात करें, उस समय जब मुख्तार अंसारी के ऊपर कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव का सीधा हाथ था, कहते थे कि अगर मुख्तार अंसारी ने कोई बात कह दी तो मुलायम सिंह यादव उस बात को पार करने की हिम्मत नहीं रखते थे, ऐसा कई लोग दावा करते हैं। तो इन सारी चीजों में कितनी सत्ता है? देखिए, 2017 से पहले प्रदेश की और 2014 से पहले देश के यही हालात थे। रेत में पानी बरसता था हमारे देश में, खेत पानी को तरसता था हमारे देश में। चंड गुंडे माफिया और पागलों को छोड़कर कौन था जो खुल के हंसता था हमारे देश में। यह स्थितियां रही। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, पूज्य योगी जी गद्दी पर बैठे हैं, तो अब परिस्थितियां पलट गई हैं। जो माफिया मुंह छांट कर चलते थे, आपने भी देखा होगा कि पूज्य योगी की जी जब से गद्दी पर बैठे, माफियाओं के क्या हाल रही। इन लोगों को उन्होंने चूहा बना दिया, ये लोग बिल में घुस गए। जो लोग सीना खोल के और रोडों पर असलहे लेकर चलते थे, उनको पूज्य योगी जी ने चूहा बना दिया। योगी आदित्यनाथ जी अपने बयान में सीधे कहते भी हैं कि आज किसी गुंडे की इतनी हिम्मत नहीं कि जो अपनी गाड़ी के ऊपर असला लेकर सड़क पर निकल सके। नहीं, वो तो पूरा प्रदेश देखता है, पूरा देश देखता है। योगी मॉडल देश में लागू हो रहा है। योगी मॉडल की मांग जो है विदेशों में हो रही है। अमेरिका के टेक्सास में अगर कहीं दंगा हो रहा है तो वहाँ का गवर्नर मांग करता है कि यहाँ योगी जैसा प्रशासक चाहिए। कनाडा में जब दंगे हो रहे हैं तो वहाँ मांग हो रही है कि यहाँ योगी जैसा प्रशासक चाहिए। तो यह तो योगी जी ने एक नया मॉडल बना कर दिखाया, और ये होना भी चाहिए कि जिस प्रदेश की विकास होना है, जिस देश का विकास होना है, अगर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है तभी विकास होगा। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है तो न कोई व्यवसायी आएगा, न कोई व्यवसाय चलेगा, न कोई फैक्ट्री लगेगी, और वह प्रदेश पिछड़ा का पिछड़ा ही रहेगा। अच्छा सर, एक चीज है, जैसे मऊ की बात होती है तो मुख्तार का जिक्र जरूर होता है। मुख्तार के लिए लोग कहते हैं कि उनके जो है खानदान में लोग क्रांतिकारी रहे, देश के लिए जंगें लड़ी और देश के लिए वीरगति को गए। उनके परिवार के लोग जो हैं वो उपराष्ट्रपति बने। और मुख्तार जो है वो शुरुआत से गुंडे नहीं थे। मुख्तार जो है वो तो क्रिकेट खेलने का शौकीन एक लड़का था, जिसे अपराध की तरफ इस तरह धकेल दिया गया और बाद में उसको अपराधी बना दिया गया। तो मुख्तार की सर कहानी क्या है? आप तो मऊ में रहे हैं, आप तो एक एक चीज जानते होंगे, पूरी तसल्ली से सारी चीजें बताइए सर एक बार। देखिए, जो पहला प्रश्न आपका रहा है कि ये क्रांतिकारी परिवार के रहे हैं लोग, इनके परिवार के लोग देश के लिए शहीद हुए हैं, यह सारी बातें गलत है। 3 बातें बताई जाती है, यह राष्ट्रीय मीडिया में भी चलता है, और यह सही मैं जो कह रहा हूँ हो सकता है गलत हो, तो एक बार कम से कम जो सही बता रहे हैं लोग जिनको, वो एक बार जांच हो जानी चाहिए। बताते हैं कि इनके दादा का नाम डॉक्टर मुख्तार अंसारी था, जो कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। चाचा का नाम बताते हैं कि डॉक्टर हामिद अंसारी था, जो देश के उपराष्ट्रपति थे। अपने नाना को बताते हैं कि ब्रिगेडियर उस्मान थे, जो कि देश के लिए शहीद हुए थे, नौशेरा के शेर कहे जाते थे।
उनको अपना नाना बताते हैं। मैं कह रहा हूँ ये तीनों बातें गलत हैं। मुख्तार अंसारी के दादा का नाम कासिम अंसारी है, न कि डॉक्टर मुख्तार अंसारी। इनके चाचा जिनको ये बताते हैं कि हमारे चाचा हैं, वो इनके सगे चाचा नहीं है। गांव में आप भी जिस गांव के होंगे, उस गांव में कोई चाचा, कोई भैया, कोई बाबा, कोई हाँ रिश्तेदार लगते हैं। तो इस तरह रिश्ते जोड़कर अगर किसी से रिश्ते जोड़ने हो तो मैं भी क्षत्रिय हूँ, मैं भी कहूँगा कि मैं राणा प्रताप के सीधे खानदान से हूँ। सीधे तो नहीं हुए, सत्य देखा जाए तो सीधे नहीं हुए, क्षत्रिय हैं, वो भी क्षत्रिय थे, वह बात अलग है। लेकिन वो सीधे रिश्ते की बात तो मैं कर नहीं सकता, और वो सीधे रिश्ते की बात करते हैं, भी गलत करते हैं। अपने नाना को बताते हैं कि ब्रिगेडियर उस्मान जी जो थे वो हमारे नाना थे। ब्रिगेडियर उस्मान जी देश सेवा के लिए 35 साल की उम्र में शहीद हो गए, और उन्होंने शादी ही नहीं की थी, तो इनके नाना कैसे हुए? पूरा झूठा प्रोपगंडा है। और यह मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया, जो बड़ी बड़ी मीडिया प्लेटफार्म है, वहाँ बोला जाता है, दिखाया जाता है। एक बार इस पे जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें सत्यता क्या है। यह मोहम्मदाबाद के रहने वाले बिन मुख्तार नहीं है, यह मासूमपुर गांव है बलिया में, वहाँ के रहने वाले इनके परिवार के लोग थे। यहाँ आकर किसी रिश्तेदारी में आकर रह गए तो यहाँ रहे, और यही बात है। और दूसरी बात क्या आपने पूछा हमसे? दूसरा मैंने पूछा कि मुख्तार अंसारी को जो लोग बताते हैं कि एक क्रिकेट खेलने वाला और एक स्पोर्ट्स में आगे रहने वाला नौजवान था, जैसे अपराधी बना दिया गया, शुरुआत क्या थी मुख्तार की? क्या मुख्तार जो लोग बताते हैं वही है, या फिर जो असली सच है वो छिपा लिया गया लोगों से? देखिए, सत्य यही है कि क्रिकेट खेलते रहे होंगे, बहुत लड़के क्रिकेट खेलते हैं, भी खेलते हैं। कोई ऐसा क्रिकेट के प्लेयर नहीं थे कि नेशनल, इंटरनेशनल, राज्य स्तरीय खेल हो, इनका बड़ा नाम हो। हर गली मोहल्ले में खेला जाता है, उसी तरह भी खेलते रहे होंगे। अपराधी बनने शौकिया, पैसे के लालच में और नाम के लालच में। इनके परिवार में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, न किसी की हत्या हुई थी, न ही परिवार में किसी के साथ कोई बदसलूकी हुई थी। यह शौक से इन्होंने अपराध का रास्ता चुना। कोई होता है कि मजबूरी में होता है कि मेरे परिवार में किसी की हत्या हो गई हो, मुझे बहुत सताया गया हो, या मुझे बहुत परेशान कर रहा हो कोई दबंग हो, तो मैं अपराध का रास्ता चुनता हूँ। तो इन्होंने रास्ता जो चुना वो इनकी कोई मजबूरी ऐसी नहीं थी कि इनको अपराध में जाना था, इन्होंने शौकिया चुना, और पैसे के लालच में, नाम के लालच में। नाम होगा, और उस समय की तत्कालीन सरकारें इस तरह की थी कि माफियाओं को प्रश्रय देती थी। इसी नाते ये लोग बढ़ते गए। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, परम पूज्य योगी जी जब से गद्दी पर बैठे हैं, आपने देखा होगा कि माफियाओं का क्या हाल हुआ है। तो यह लोग जो भी माफियागिरी किए, यह सब सत्ता के बदौलत किए, सत्ता के बदौलत किए। बाकी जिस दिन सत्ता का साया सर से हट जाता है, यह लोग वही हाल हो जाती है कि जो आदमी मुँह छाँट कर चलता था, आना पड़ा जब पंजाब से उत्तर प्रदेश में, तो व्हील चेयर पकड़ लिया डर के मारे। यही स्थितियाँ होती हैं। अच्छा सर, एक चीज है कि मुख्तार अंसारी जो था, ये शुरू से इतने बड़े माफिया थे कि ये इन्होंने कोयले की जो खदानें थी, कोयले के जो कॉन्ट्रैक्ट थे, वो लेना शुरू कर दिया, या फिर इनका जो शुरुआत थी वो कुछ ऐसी थी जो आज तक लोग नहीं जानते? क्योंकि आज तक लोगों को ये चीज नहीं पता चलती कि मुख्तार ने जो आपराधिक जीवन की शुरुआत की, वो कौन सा ऐसा गुनाह था जो सबसे पहले किए? एक सच्चिदानंद राय हुआ करते थे मोहम्मदाबाद में। मुख्तार ने पहली हत्या उनकी की, और ये अपने गुरु के साथ मिलकर, गुरु खड़ा होकर मरा हुआ। इनके गुरु थे साधु सिंह मकनू सिंह, जो कि गाजीपुर के रहने वाले थे, सैदपुर के पास के रहने वाले थे ये लोग। शायद इनका गांव नाम भूल रहे हैं, वहाँ के रहने वाले थे। बड़े अपराधी थे लोग। वही साधु सिंह का चेला था मुख्तार। तो पहली हत्या उन्होंने हाथ पकड़वा के इससे करवाई थी। उसके बाद से मुख्तार अपराध की दुनिया में चला गया, और अपराध की दुनिया में गया। न कोई अपनी दुश्मनी थी, न कोई बात थी, अपराध बनने का शौक था। और यह जो पहले आप बता रहे हैं परिस्थितियाँ इस नहीं थी। जब ये 96 में विधायक बन रहा है, तो उसके बाद 96 में विधायक बनने के बाद इनका रसूख बढ़ता गया। इसके पहले न आर्थिक स्थितियाँ ठीक थी, न सामाजिक स्थितियाँ ठीक थी। आर्थिक स्थितियाँ यह थी कि उसी राय साहब का सिनेमा हॉल था, जहां मुख्तार अंसारी टिकट ब्लैक करते थे और अफजाल अंसारी साइकिल स्टैंड का ठेका लगाते थे। टिकट ब्लैक किया थे जी। ये लोग बताते हैं कि अभी उनका बेटा एक दिन बयान दिया था, जो इस समय तत्कालीन विधायक है, कि हमारे पूर्वजों ने 18 गांव बसाए हैं। जिनके पूर्वज जमींदार रहे हों, गांव बसाते हों,
उनके घर का बेटा, बड़ा बेटा, छोटा बेटा जाकर टिकट ब्लैक करेगा और साइकिल स्टैंड का ठेका लगाएगा जमींदार के घर का। और जो जमींदार होते हैं वो जमीनें दान करते हैं। इन्होंने जमीन खरीदी है। और इसी मऊ में आप जाएंगे, पुराने सराय लखनसी के सामने ठाकुर जी की जमीन थी, 8 या 9 बीघे जमीन थी, इन्होंने कब्जा कर रखा था। कोई जमींदार, कोई राजा धार्मिक जमीनों को कब्जा नहीं करता है, धार्मिक जमीनों का पुनरुद्धार कराता है, उसमें निर्माण कराता है, काम करता है, चाहे किसी भी धर्म का हो। जरूरत होती तो अपनी तरफ से और जमीन देते हैं, उसमें सहयोग करते हैं, चाहे जिस धर्म का हो। तो यह तो झूठी बातें हैं कि जमींदार थे, कभी कहीं के जमींदार नहीं थे। कहाँ के जमींदार थे? फाटक फाटक करते हैं लोग। जैसे किसी गांव में, किसी घर में कोई बड़ा गेट बन जाता है, लग जाता है, तो लोग कहते हैं कि वो फाटक लगाओ, उसी नाते फाटक फाटक होने लगा। कहीं कोई जमींदार कभी नहीं थे। गांव में जो थोड़े बहुत ठीक ठाक लोग होते हैं उनके घर पे भी बड़ा फाटक होता है, क्योंकि घर में ट्रैक्टर आता है, ये सारी चीजें आती हैं, तो बड़ा गेट लगा देते हैं, वही फाटक जो है बना दिया। वही फाटक फाटक होने लगा। फाटक था तो फाटक हो गया। वहाँ गरीब लोग थे, इनका थोड़ा ठीक ठाक रहा होगा, फाटक उटक लगवा दिए तो हो गया कि फाटक वाले। कहीं कोई जमींदार नहीं थे। अच्छा, मुख्तार की एक कंपनी है विकास कंस्ट्रक्शन, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, जिसके ऊपर यहाँ पर मऊ में कई सारी जगहों पर कब्जे करने के और बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं। कई सारी संपत्तियां जब्त भी की गई हैं योगी सरकार द्वारा। अभी 2025 में शायद, और 2024 में भी कुछ एक्शन हुआ है। तो यहाँ पे क्या जमीनों पर कब्जा करना, कंपनी बनाकर कंस्ट्रक्शन के नाम पर, यही सब चलता था? आपसे बता तो रहे कि ठाकुर जी की जमीन कब्जा किए, वहाँ एक विद्यालय बना रहे थे, ऑफिस बनवाए, एक मस्जिद बनवाए। यही सरकार ने पूरी ऑफिस गिरवा दी, विद्यालय रुकवा दिया, पूरी जमीन को कुर्क कर लिया। केवल मस्जिद है चूँकि धार्मिक स्थल, इस नाते सरकार ने उसको छोड़ दिया। वो भी कुछ लोग नमाज पढ़ने उन्हीं के लोग जाते रहे। तो उनका धर्म भी कहता है कि कब्जा की हुई जमीन पर कहीं कोई धार्मिक निर्माण नहीं करना चाहिए। तो जो हराम होता है वही काम किए हैं। अपराध हराम है, अपराध करेंगे। लूटपाट हराम है, करेंगे। सरकारी धन का दुरुपयोग हराम है, वो करेंगे। तो सारा हराम का ही काम किया ना उन्होंने। ईमान का काम कौन सा इन्होंने किया? अच्छा सर, एक चीज़ है, एक किस्सा मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था। जब ये विधायक थे तो अजीत सिंह का लखनऊ में अच्छा खासा सिक्का चलता था। जो अजीत सिंह की जो मौत हो गई उनके गनर की गोली से ही, तो बताते हैं कि ये लखनऊ में अपना मकान बनाना चाहते थे, लेकिन अजीत सिंह ने इनको मकान नहीं बनाने दिया। जबकि मुख्तार जो हैं वो विधायक थे, अच्छा खासा अपना जब तक वर्चस्व बना चुके थे, लेकिन लखनऊ में इनकी इतनी नहीं चली कि अपना एक मकान बनवा पाते। तो अजीत सिंह के रहते एक मकान नहीं बनवा पाए और सारे बाहुबलियों को इनको इकट्ठा करना पड़ गया अजीत सिंह से मामला अपना सुलटाने के लिए। देखिए, उस मामले को तो बहुत जानकारी नहीं, लेकिन हम लोगों ने भी सुना कि राजा भैया के यहाँ सारे लोगों की मीटिंग हुई थी। हाँ, और दबाव इन्होंने बनाया। अजीत सिंह ने मना कर दिया, कहा कि मैं जब तक हूँ तुम्हारी औकात नहीं कुछ ज़मीन पर पैर रख सके। और इन्होंने उस ज़मीन पर पैर नहीं रखा। औकात यही थी इन लोगों की। और अभी उसरी में जो गोली चली थी, उसरी कांड आप लोगों ने सुना हुआ था। इन पर जो गोली चली थी, उसरी कांड में इनका पैजामा खराब हो गया था। घर से कपड़ा चेंज करके पुलिस कोतवाली गए थे FIR दर्ज कराने। कभी आमने सामने इन लोगों ने कहीं गोली नहीं चलाए हैं। और जहाँ गोली चली है एक ही बार उसरी में चली। ये स्थितियाँ हो गई थी। तो ये लोग छुप कर मारना है, छुप कर मारना है, किसी को मार दें। आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, कहीं बैठे, कोई आया धीरे से मार कर चला गया। तो इसी के बहादुर थे, आमने सामने कभी किसी से गोली नहीं चलाई। इतना ही दम रहा इनका। अच्छा सर, जो आपके बड़े भाई साहब थे मन्ना सिंह, उनके साथ ऐसी क्या दुश्मनी थी मुख्तार अंसारी की, और उस केस में अभी तक न्याय नहीं मिला, जबकि आप लगातार इतने साल से लड़ रहे हैं इस अन्याय के खिलाफ, अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है आपको धमकियां भी बहुत मिली होंगी, हो सकता है हमले भी हों या हमलों की कोशिश हुई हो। सुना है बीच में गवाह को भी गोली मार दी गई, गवाह के गनर को भी गोली मार दी गई। तो आपके साथ जो ये युद्ध रहा, एक धर्म युद्ध ही होगा आपके लिए, क्योंकि आप अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये सब कैसे सहा, क्या क्या हुआ सर? देखिए, हमारे भाई साहब यहाँ बड़े ठेकेदार थे PWD में। और मुख्तार अंसारी जब विधायक हुए तो मुख्तार अंसारी को चस्का यह लगा कि जो लोग ठीके करते हैं उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि भाई अब काम मेरे हिसाब से बटेगा, मैं जिसको कहूँगा वो काम करेगा और मुझे कमीशन के रूप में 10% देगा। भाई साहब ने कहा कि भाई ये सरकारी धन है
और हम लोग अपना पैसा लगा कर काम करते हैं, तो कंट्रैक्ट में 10% जो है ठेकेदार का बचत रहता है, यह एग्रीमेंट में रहता है। तो हम लोग क्यों आपको देंगे, हम लोग किसी गुंडे मवाली को नहीं देंगे। तो सारे लोगों ने देना शुरू किया, भाई साहब नहीं देते थे। इसी नाते उन्होंने भाई साहब की हत्या करवा दी। फिर उसमें जो चश्मदीद गवाह थे राम सिंह मौर्य, घटनास्थल पर यहीं 100 मीटर दूर पर यहीं हत्या हुई थी। ट्रकों का हिसाब ले रहे थे, आए साइड से, गाड़ियां खड़ी थी, 4-5 अपनी जो ट्रकें थी, और बैठकर सफारी गाड़ी थी उसी में हिसाब ले रहे थे। ये लोग पहले से घात लगाए थे कि शाम को आते हैं गाड़ियों का हिसाब लेते हैं। वहीं उन्होंने गोली चला दी। भाई साहब को गोली लगी। एक ड्राइवर था शब्बीर उर्फ राजा, उसको लगी, यहाँ गले में लगी, पैर में लगी। एक राजेश राय थे, उनको लगी। बाद में राजेश राय की भी मृत्यु हो गई। और ये ड्राइवर जो बाद में पक्षद्रोही हो गया, मुख्तार ने अपने साथ उसको मिला लिया। फिर राम सिंह मौर्य जो गवाह थे, 19 मार्च 2010 को पुराना आरटीओ दफ्तर, भाई साहब की जो नाम से सफारी थी वो भाभी के नाम ट्रांसफ़र होने गई थी, वहाँ उन्होंने गोली चला दी। उसमें राम सिंह मौर्य मारे गए। और एक सतीश कुमार सिपाही जो थे, जो लगाए गए थे शब्बीर उर्फ राजा के साथ, उनको गोली लगी थी तो उनके साथ लगाए गए थे सुरक्षा में, उनको भी गोली लगी। तो राम सिंह को हम लोग उधर से मैं आ रहा था, लेकर आया सदर हॉस्पिटल, तो राम सिंह तो थोड़ी देर बाद डेथ हो गई, लेकिन सतीश कुमार 2 दिन बाद उनकी भी डेथ हो गई सिंह अस्पताल बनारस में। गवाहों को भी नहीं छोड़ा और सब लोगों को, मतलब टारगेट ये था कि किसी भी तरह से कोई भी सबूत गवाह बचना नहीं चाहिए। सरकारें इस तरह की थी कि इन लोगों को प्रश्रय मिलता था। पहली बार मुख्तार अंसारी को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। यह जब जेल से बाहर निकला था, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, बसपा ज्वाइन की, बनारस में सभा की। यह जेल से गाजीपुर से गया, वहाँ बसपा ज्वाइन किया। उन्होंने मन से कह दिया कि मैं इनको जेड श्रेणी की सुरक्षा देती हूँ। तो जब सरकारें इस तरह किसी माफिया की मदद करेगी तो फिर दिमाग तो खराब होगा ही होगा। और यही जब आई है बीजेपी की गवर्नमेंट, पूज्य योगी जी बैठे हैं, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि कितने बड़े बड़े माफियाओं की क्या हश्र हुआ है, कैसे लोग या तो घरों में छुपे हुए हैं या तो जेल में हैं, नहीं तो भगवान को प्यारे हो गए। अच्छा सर, जैसे जो मऊ में केस चला तो इसमें मुख्तार अंसारी को बाइज्जत बरी कर दिया गया, सबूतों के अभाव में, शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो आप इसे ऊपर कोर्ट में लेके गए, उछली ऊपर की अदालत में। तो अब केस में क्या चल रहा है सर इसमें? देखिए, जो यहाँ एक मुस्लिम ही जज थे, उनके यहाँ मुकदमा चल रहा था। 2014 में फैसला होने जा रहा था। जज साहब थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे, सारे लोग बुला लिए गए थे, हम लोग भी पहुँचे थे। शाम का समय था, हल्का हल्का जाड़ा पड़ रहा था। सारे वकील जिनके कोर्ट के काम खत्म हो गए थे, वो भी कि आज मुख्तार में फैसला आना है, वहाँ सारे लोग पहुँचे थे। चपरासी आके जज साहब को बुलाया, जज साहब अंदर गए कमरे, फिर निकले ही नहीं, उन्होंने फाइल ट्रांसफ़र कर दी। जो भी दबा रहा हो, फाइल ट्रांसफ़र हो गई। फिर वह 2014 से 2017 तक चला मुकदमा। आफ्ताब आलम जज थे, उन्होंने फैसले में दिया कि कुछ लोगों का इनकाउंटर हो गया था, 3 लोगों को उन्होंने आजीवन कारावास कर दिया। और जो 120B के मुलजिम थे, मुख्तार अंसारी चूँकि जेल में थे तो 120B के मुलजिम थे, तो मुख्तार को उन्होंने, और उनके साथ 120B में जितने लोग थे मुख्तार को बचाने में, सबको उन्होंने छोड़ दिया। हम कहते हैं कि आप आदेश में लिख रहे हैं कि भाड़े के हत्यारे थे, तो भाड़ा दिया किसने है? वह तो शूटर थे ना, उसको तो आप हायर करेंगे हमको मारेंगे, हम हायर करेंगे आपको मारेंगे। तो यह तो आना चाहिए था कि ठीक है, अगर मुख्तार ने नहीं दिया किसने, वो क्यों मारे? मन्ना सिंह से उसकी क्या दुश्मनी थी कि हत्या करेगा? मन्ना सिंह से कोई उसके, मन्ना सिंह से तो भाड़े के हत्यारों से क्या हो, तो जो भाड़ा देगा उसको मारेगा। तो यह तो आना चाहिए। इसी तरह कृष्णानंद राय जी में हुआ था, जो विधायक थे, उनकी भी हत्या हुई। उनके समेत 7 लोग मारे गए। 400 वहाँ AK-47 के खोखे मिले थे। 67 बुलेट उनके शरीर से निकली थी। उसमें भी CBI कोर्ट ने कर दिया कि सबको छोड़ दिया है।
अच्छा ठीक है, मुख्तार ने नहीं किया, अफजाल ने नहीं करवाया, मुन्ना बजरंगी ने नहीं किया, तो आखिर किया किसने है? तो आने 7 लोग अपने से तो मर तो गए नहीं, और उतनी गोलियां चली तो गोलियां चली किन पर और चलाया किसने, यह तो आना चाहिए। तो यही अंगुली उठती है न्यायालय पर कि इस तरह के जब न्याय मिलेंगे तो अंगुलियां उठेंगी। लोग कहते हैं कि न्यायालय के फैसले पर अंगुली नहीं उठानी चाहिए, लेकिन अंगुली क्यों नहीं उठेगी? यह तो साधारण सा व्यक्ति जो साधारण सोच का भी होगा वो भी सोचेगा कि आखिर इतनी जब गोलियां चली, तो ठीक है आप कह रहे हैं मुख्तार ने नहीं करवाया या उनके शूटरों ने नहीं किया, तो किया किसने? यह तो आना चाहिए। कोई तो गोली चलाने वाला होगा वहां पे। तो यह तो आना चाहिए, ठीक होने तो आना चाहिए। इस तरह आपने कैसे फैसला दे दिया, सबको छोड़ दिया और किसी को दोषी भी नहीं बनाया है, तो यह गलत होता है। हमारे फैसले के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट गए और राज्य सरकार भी गई, दोनों हाई कोर्ट में इस समय पेंडिंग है, चल रहा है इस फैसले के खिलाफ। और जज साहब के खिलाफ, जिन जज साहब ने, आफ्ताब आलम ने जो फैसला दिए थे, उनके खिलाफ हम लोगों ने लिखा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हम लोगों ने लिखा, और जांचें चल रही हैं। ये डीजे से डीजे ही रहे, डीजे भी नहीं हुए, रिटायर हो गए, अभी इनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। जिन्होंने जो इसको बरी किया था। अच्छा सर, जैसे 17 साल से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच क्या आपको कभी धमकियां मिली? सूचनाएं मिली, प्रयास हुआ, लेकिन भाई देखिए हम क्षत्रिय हैं और मौत हो जाने को हम मौत नहीं मानते हैं, शरीर के मृत्यु हो जाने को हम मौत नहीं मानते हैं। जमीर जब मर जाएगा तो उसको हम मौत मानते हैं। तो मेरे भाई की हत्या हुई है, मैं अपराधी हूं नहीं, मैं हत्या करवा नहीं सकता हूं, तो कानूनी लड़ाई तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा। बाकी मरना तो एक दिन सबको है, वो भी मरे, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, सबको एक दिन मृत्यु जिस दिन आएगी चली जाएगी, जाना है इंसान को। लेकिन जब आप इंसान योनि में अगर आपकी जन्म हुई है और किसी के साथ, आपके तो बात छोड़िए, किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और आप अगर खड़े नहीं होते हैं तो वही हाल होगा। जैसे भीष्म जी जब द्रौपदी जी के साथ अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो इन्होंने आंख बंद किया था। पितामह कहे जाते थे, इनकी जब मृत्यु हुई तो इनको बाणों की सया मिली। और वही जटायु जब माँ सीता का अपहरण करके लेकर जा रहा था रावण, उसको पता था कि यह हमसे बड़ा योद्धा है, मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन उनको बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनकी मृत्यु हुई वहाँ। और मृत्यु हुई तो किनके? प्रभुराम के गोदी में सर रखकर उनकी मृत्यु हुई है, उनको मुक्ति मिली है। तो ये होता है अन्याय और न्याय के साथ। तो अगर कहीं अन्याय हो रहा है और आप खड़े नहीं होते हैं, उसका प्रतिकार नहीं करते हैं, तो आप मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं। अच्छा सर, जैसे मऊ का अगर इतिहास खंगाला जाए तो 2005 में जो दंगे हुए थे, उस समय मुख्तार अंसारी जो है अपना AK-47 लेकर खुली ओपन जिप्सी में एकदम घूमते थे वहाँ पे, जबकि कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन दबदबा इतना था, भौकाल इतना था, मतलब आतंक कह सकते हैं इसे, भौकाल तो एक अलग शब्द है, इसे आतंक कहा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा कि आप AK-47 लेकर शहर में घूम रहे हो और लोगों को धमका रहे हो। योगी आदित्यनाथ वहाँ से आते हैं गोरखपुर से यहाँ पे, उन्हें मऊ के बॉर्डर पर रोक दिया जाता है, वहाँ से वापस कर दिया जाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की और इनकी एक दुश्मनी की कहानी शुरू हो जाती है, जिसके लिए कहा जाता है कि 2008 में जब योगी आदित्यनाथ जी पर हमला होता है तो उसमें मुख्तार अंसारी का नाम लिया जाता है कि मुख्तार अंसारी ने वो आजमगढ़ में इनके ऊपर हमला करवाया। तो ये सारी चीज़ें क्या रही हैं सर? जैसे महाराज जी को जब दंगे की जानकारी हुई तो गोरखपुर से चल दिए, बॉर्डर पर रोक दिए गए थे, और किसी के साथ अन्याय होता था गोरखपुर से छोड़कर अगल बगल जिलों में, जब महाराज जी को जानकारी होती थी पूज्य योगी जी को, तो उसका प्रतिकार करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए निकल पड़ते थे। वो आजमगढ़ में जा रहे थे कार्यक्रम में, और आजमगढ़ में एक तकिया जगह है शहर में, माइनॉरिटी बहुल्य जगह है, वहाँ मुख्तार ने पहले से घेराबंदी करा रखी थी। और उस समय महाराज जी चलते थे, एक लाल कलर की सफारी थी उनकी, गेरुए कलर की सफारी थी, उसी से चलते थे। तो निशाना था कि उसी पर जो वार किया जाएगा। संजोग से महाराज जी दूसरी गाड़ी में बैठ गए थे, लोगों ने बैठा दिया था सुरक्षा कारणों से, और गाड़ियों पर हमला हुआ, फिर फोर्स भी आ गई, महाराज जी बच गए, वहाँ से निकल गए।
अब महाराज जी से किसी की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, योगी हैं। आप गलत करेंगे, हम भी गलत करेंगे, तो हमारे साथ भी वही बर्ताव करेंगे जो मुख्तार और अतीक और जो अन्य माफियाओं के साथ किया है उन्होंने, वो मेरे साथ भी वही बर्ताव होगा, वही व्यवहार करेंगे, वही कार्रवाई करेंगे जो उन लोगों के साथ हुआ है। तो वो तो शासन कर रहे हैं, गद्दी पर बैठे हैं, तो उनकी तो पहली प्राथमिकता हो कि हमारा नागरिक, हमारा प्रदेश सुरक्षित हाथों में रहे, सुरक्षित रहे, यहाँ किसी तरह का कोई अन्याय न हो, अत्याचार न हो। तो जो करेगा उसके साथ वही होगा जो जो इन लोगों के साथ हुआ है। अच्छा सर, ऐसा है कि 2022 में आपने बीजेपी से चुनाव लड़ा, पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया और आपने अच्छा खासा चुनाव लड़ा भी, तकरीबन 1 लाख के आसपास वोट आपने हासिल किए इस चुनाव में। लेकिन अब्बास की जो है जीत हो जाती है करीब 30-35 हज़ार वोटों से, शायद 38,000 वोट थे, इतने वोटों से अब्बास अंसारी की जो है जीत हो जाती है। अब अगर 2027 में फिर से अगर मान लीजिए आपको टिकट मिलता है, आप ही चुनाव लड़ते हैं, तो सर इस बार क्या तैयारी है, इस बार क्या कीजिएगा ऐसा कि आपको जीत मिले? देखिए, 5 बार उनके पिताजी विधायक रहे, मुख्तार अंसारी रहे, और 1 बार एयर, इनका भी कार्यकाल बीत गया। 2005 से वो जेल में रहे और ये भी लगातार जेल में रहे, कुछ दिन पहले आए हैं, कुछ दिन थे, कुछ दिन पहले आए हैं। तो ये अपराध की उपज हैं लोग, अपराध के पैसे से पले हैं, बढ़े हैं, पोषित हुए हैं, तो इनका दिमाग भी अपराध के तरफ ही रहता है। देहात में हम लोगों के कहावत कही जाती है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो जिस तरह के अन्न हम खाएंगे उसी तरह के हमारे मन, दिमाग, विचार भी रहेंगे। तो ये अपराधी प्रवृत्ति के थे लोग, अपराधी रहे। और मुख्तार अंसारी 5 सालों में कोई बता दे, सत्ता में रहे हैं, सपा की सत्ता में रहे हैं, बसपा की सत्ता में रहे हैं, एक कोई बड़ा काम शहर का बता दें, अपने विधानसभा का जो इन्होंने कराया, कोई एक बड़ी सड़क बना दे, कोई पुल बना दे, कोई कॉलेज बना दे, कोई अस्पताल बता दें, कुछ भी क्या इन्होंने किया कोई बता दें, एक भी काम किया हो तो बता दें। यह लोग केवल विधायक निधि अपने लोगों को बेचकर लूटने का काम किया है, कागजों में काम कराकर पेमेंट कराने का काम किया है। यही इन लोगों की स्थितियाँ रही है। जनता भी समझ गई है कि भाई 30 साल हम लोगों ने देख लिया, और आज जो है 10 सालों से बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ उत्तर प्रदेश में। मुख्तार से बहुत बड़ी बड़ी हैसियत के लोग इसी मऊ में मुसलमान रहते हैं, लेकिन किसी के घर कभी कोई एक होमगार्ड भी जाकर गया हो कि चलो तुमको थाने बुलाया गया है या तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की कोई नोटिस हो, नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? वो अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और यह लगातार अपराध में रहे हैं। तो लोगों को समझ में आ गया कि ये होता था कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो हम लोगों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। इस सरकार में इसी लाल किले से, जो इनके पहले सरकारें थी 14 के पहले, अनाउंस होता था कि अल्पसंख्यकों के लिए यह योजनाएं हैं। यहाँ कहा जाता था कि पहला हक, इन योजनाओं का पहला हक अल्पसंख्यक भाई बहनों का है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से जब भाषण देते हैं, माइक पकड़ते हैं, तो कहते हैं कि मेरी सारी योजनाएं 140 करोड़ लोगों के लिए है। वह तो सबकी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मेरे वोटर हैं, ये योजनाएं मेरे लिए, ये मेरे वोटर नहीं है, इनके लिए नहीं है। तो यही अंतर है विपक्ष में और भाजपा में। तो लोगों के समझ में आ गया है कि भाई 10 साल हो गया सरकार को, होने जा रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट को, एक भी दंगे नहीं हुए हैं, सब लोग सुकून से जी रहे हैं। इसी मऊ में जब भी त्यौहार आते थे, चाहे भरत मिलाप आते हों या मुहर्रम आते हों, लोग अपनी तैयारियां कर लेते थे कि भाई सामान हम लोग खरीद लें, दंगा होगा, 10 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, 25 दिन चलेगा, बाजार बंद रहेगी, घर में रहना पड़ेगा, तो लोग तैयारियां कर लेते हैं। आज किसी तरह की कोई तैयारी नहीं, सुकून से लोग रहते हैं कि त्यौहार आएंगे, हंसी खुशी से, चाहे मुस्लिम का त्यौहार हो चाहे हिंदू का त्यौहार हो, दोनों लोग अपनी मस्ती में त्यौहार मनाते हैं, और किसी की औकात नहीं कि कोई दंगा फसाद कर दे। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में। तो अब लोगों के समझ में आ गया है कि भाई जब यह सरकार 10 साल हुई, हम लोगों को कोई दिक्कत हुई नहीं, अमन चैन से कमा रहे हैं। अभी बैंक से पैसा निकालिए, लेकर हाथ में झोला आप चले जाए अपने घर तक। पहले क्या होता था कि बैंक से निकले, अभी गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, वहीं आपको गोली मारकर छीन ली जाती थी। आज आप हाथ में ऐसे झोला लेकर और ठिलाते हुए घर चलिए, किसी की औकात नहीं कि उस पर हाथ डाल दे। अगर किसी ने किसी बहू बेटी पर, किसी व्यापारी पर, किसी कमजोर वर्ग पर
कोई अगर गलत काम करने की कोशिश की तो उसका परिणाम आप लोगों ने देखा है कि किस तरह की योगी जी सख्त कार्रवाई करवाते हैं। तो डर के मारे अब किसी की औकात नहीं। तो जब सब लोग सुकून से जी रहे हैं तो हमेशा चाहेंगे कि यह सरकार बने, और इस बार 2027 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है योगी जी के नेतृत्व में। और लोगों के समझ में आ गया कि यह सरकार है तो विकास के भी काम हो रहे हैं और विरासत भी बची हुई है, दोनों चीजें बची हुई हैं। मतलब 2027 में जो है ये मऊ सदर की जो सीट है ये बीजेपी के खाते में जाने वाली है, ये बात आप लगभग मतलब मान के चल रहे हैं? मऊ सदर की ही नहीं, इस जनपद में 4 सीटें हैं, एक केवल हम लोग जीते हैं मधुबन, 3 सीट हारे हुए हैं, और ये 4 की चारों सीटें इस बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी के झोली में यहाँ के लोग जिताकर देने वाले हैं। अच्छा सर, एक चीज है कि 2012 में अखिलेश यादव जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं, युवा थे, प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने, लोगों को एक उम्मीद जगी कि वो कुछ अलग हटके, लीग से हटके राजनीति करेंगे, समाजवादी पार्टी में परिवर्तन आएगा। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार पर भी माफियाओं को ही संरक्षण देने का आरोप लगा। तो क्या अब इसी जो पहले इनके ऊपर जो ठप्पा लग चुका है समाजवादी पार्टी के ऊपर, जो लोग दावा करते हैं कि गुंडों की, माफियाओं की पार्टी है, तो क्या इस नैरेटिव के साथ में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है? जबकि अखिलेश यादव दावा करते हैं कि हमने पीडीए को साथ ले रखा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सब हमारे साथ हैं, हम बीजेपी को हरा देंगे। बताइए, जब कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक दल या व्यक्ति जब केवल 1-2 समाज की बात करता है तो अन्य समाजों में क्या उसका संदेश जाता है? हम पीडीए की बात करते हैं, वो पीडीए की बात करते हैं, हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जब मुख्यमंत्री जी तो 25 करोड़ लोगों की बात करते हैं, और जब प्रधानमंत्री जी देश की बात करते हैं तो 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। एक केवल पीडीए की बात करते हैं। पीडीए में भी इनको यादव और कोई नहीं चाहिए। यह अल्पसंख्यकों को मूर्ख बनाकर, मुसलमानों को मूर्ख बनाकर इन लोग शासन में वोट इनको चाहिए। अभी एक बार आप लोगों ने देखा होगा, मुलायम सिंह की सरकार थी और बनारस में पुलिस भर्ती निकली थी। गाजीपुर, मऊ, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, सारे चंदौली, सारे जनपदों से लड़के गए, हाँ सारे जनपदों से लड़के गए थे पुलिस भर्ती में भर्ती होने के लिए। रात को लिस्ट आती है वहाँ से, लखनऊ से, और इटावा और मैनपुरी से भर के लड़के आते हैं बसों में, और वही लड़के चयन कर लिए जाते हैं, एक भी नहीं यहाँ के होते हैं। हम कहते हैं अगर आपको यादव ही चाहिए तो क्या आजमगढ़, बनारस, मऊ, भदोही, जौनपुर, चंदौली के यादव नहीं है, केवल मैनपुरी इटावा के हैं। वो यादव भी, एक तो इनको यादव चाहिए, वो भी चाहिए मैनपुरी इटावा की चाहिए, अपने क्षेत्र के लोग चाहिए, इनके विधानसभा के चाहिए, इनके लोकसभा क्षेत्र के लोग चाहिए। तो जब इस तरह के कार्य आप करेंगे तो सत्ता में कहाँ से आ पाएंगे? और माफियाओं से तो इनके बहुत पुराने संबंध रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि अतीक जैसे माफिया से मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री होते हुए उसके कुत्ते से हाथ मिलाकर गौरवान्वित होते थे। देखा ना, फोटो आया था। एक मुख्यमंत्री का और एक राजनेता का यह धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि किसी माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाए और वो फोटो भी छपवा दे। यही कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई थी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी समेत अटल जी भी आए थे सर्किट हाउस बनारस पे। उस पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे 20 दिन धरना प्रदर्शन चला कि सीबीआई जांच करा दी जाए। मुलायम सिंह ने नहीं कराया। हम कहते हैं कि अगर विपक्ष मांग कर रहा है या परिवार मांग कर रहा है कि नहीं सीबीआई जांच करा दी जाए, और आपको लगता है कि नहीं सीबीआई जांच में न्याय मिलेगा, तो आपको करा देने में क्या जाता है। फिर परिवार गया कोर्ट, आदरणीय मनोज सिन्हा जी और आदरणीय कृष्णानंद राय जी के, स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के परिवार के लोग कोर्ट गए, तो कोर्ट से जाकर सीबीआई जांच की अनुमति मिली। तो माफियाओं को तो इस कदर ये लोगों ने प्रश्रय दे रखा था। वो जो डिप्टी एसपी थे चंदौली वाले, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने पकड़ लिया सेना का असलहा एक लाया था, उसको मुख्तार खरीदने वाले थे, स्टेन गन थी कृष्णानंद राय जी पर फायर करने के लिए कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है तो स्टेन गन से हम लोग मार देंगे, तो वो सेना का असलहा था।
पकड़ लिया गया। उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको बर्खास्त कर दिया गया और उन्हीं पर मुकदमा करके उनको जेल भेज दिया गया। कपड़े तक फाड़ दिए गए थे, हमला वही किया गया था। बदतमीजी की गई और वो इतने प्रताड़ित हुए कि उनका इस्तीफा ले लिया गया, उनको बर्खास्त किया गया और उन्हीं को जेल उल्टे भेज दिया गया। तो माफियाओं का तो इस तरह इन लोगों ने देखा, आतंकवादियों को छोड़ने के लिए पत्र लिखते हैं लोग, आतंकवादी इनके बहुत प्रिय होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं तो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता कभी इनका ख्वाब पूरा नहीं होने देगी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आप क्षत्रिय समाज से आते हैं और गर्व के साथ ये बात कहते भी हैं, गर्व की बात है कि क्षत्रिय समाज में मैं पैदा हुआ हूं, ये बात आप कहते भी हैं। अभी कुछ समय पहले रामजी लाल सुमन जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो संसद के अंदर कहते हैं कि तुम लोगों में गद्दार राणा सांगा का डीएनए है। जबकि अगर राणा सांगा के बारे में बात की जाए तो शायद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा का इतिहास नहीं पढ़ा होगा, उन्हें पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ी बदतमीजी के तौर पर अगर देखा जाए कि देश की जो महानुभूति होती हैं उनके बारे में आप इस तरीके की बात करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, आप उनको गद्दार कह रहे हैं। तो अगर ऐसे लोग जो ऐसे मतलब जो संसद में जो लोग जा रहे हैं, जो संसद बने हुए हैं, वो लोग जो हैं अगर देश की महानुभूतियों का, ऐसे वीर लोगों का ऐसे अपमान करेंगे तो सर कैसे चलेगा देश में? देखिए, राणा सांगा बहुत महान वीर थे। लालजी राम सुमन को उनका इतिहास पढ़ना चाहिए था। 80 चोटें लगी थी, एक आंख गायब थी, एक बांह कटी थी, एक पैर कटा था, उसके बाद भी उन्होंने युद्ध लड़ा और कभी युद्ध हारे नहीं राणा सांगा। और इनके लिए तो बस इतने कहना है कि किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते, सदन तो भूल ही जाओ कहीं तुम सड़ रहे होते, अगर मेवाड़ की वो गर्द ने बलिदान ना देती, किसी बाबर के घर में आज कलमा पढ़ रहे होते। लालजी सुमन के लिए इतना ही कहना है। अखिलेश यादव जो हैं रामजी लाल सुमन के घर पे पहुंचते हैं, जब वहां पर आगरा में सवर्ण समाज के लोग जो हैं, जो सवर्ण समाज के मतलब भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग जो कि राणा सांगा का सम्मान करते हैं, अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, वो लोग पहुंचते हैं तो अखिलेश यादव वहां पर उनका समर्थन करने के लिए पहुंच जाते हैं अपने संसद का। लेकिन वो एक शब्द ये नहीं कहलवा पाते कि भाई आपने गलत एक टिप्पणी की है, जिस व्यक्ति के ऊपर देश जो है, देश का इतिहास जो है वो गर्व करता है, आपने उनके बारे में गलत बोला है तो आपको माफी मांगनी चाहिए। ये चीज भी अखिलेश यादव नहीं कह पाते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद संभवतः 7 या 8 बार शिक्षा मंत्री जो है वो माइनॉरिटी के लोग हुए और हमारे इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया गया है। दिखाया गया था है कि हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप हार गए थे, इसमें अकबर को महान बनाया गया है। अकबर अगर महान था तो राणा प्रताप क्या थे? अभी अफजाल अंसारी ने बोला था कि मेरा भाई शहीद हो गया। अगर किसी माफिया को आप शहीद कहेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, ब्रिगेडियर उस्मान, अब्दुल हमीद को क्या कहेंगे? तो ये लोगों का इसी तरह का नैरेटिव गढ़ने का हमेशा से सोच रही है, माउथ मीडिया रही है। राणा सांगा का इतिहास अगर आदमी पढ़ ले तो गर्व से भर जाएगा, छाती चौड़ी हो जाएगी। लेकिन इन लोगों को इससे क्या मतलब? इनको तो अपने वोट बैंक कैसे लेने हैं, अल्पसंख्यकों के वोट बैंक कैसे लेने हैं, इनको इससे मतलब। इनकी हिम्मत नहीं, जितनी टिप्पणियां हैं लोग कहते हैं, अभी कहते हैं ना कि मैं मंदिर दर्शन नहीं करने गया, मंदिर नहीं जाएंगे। इनकी हिम्मत है क्या कह दें कि मैं किसी मस्जिद में नमाज होती है वहाँ नहीं जाऊँगा। वो मौलाना जो था, इनकी पत्नी के ऊपर कितनी भद्दी टिप्पणी किया था शाहिद रशीदी ने, और एक शब्द इनके मुंह से निकला तो जो अपने परिवार की, अपने पत्नी की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता है, वो देश की रक्षा क्या करेगा और देश के लोगों की रक्षा क्या करेगा और देश क्या चलाएगा? ये बात सही कही। इससे एक बात समझ में आती है कि जो इन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी और माफिया का जो गठजोड़ था उसने प्रदेश को किस तरीके से झकझोर कर रखा, आम आदमी को एकदम निचोड़ के रख दिया। सड़कों पर गुंडागर्दी का वो आलम था जो अभी हमने इनसे जाना।